वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 क्रैश कोर्स का पहले चैप्टर के लिए। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और शायद फ्लक्स तक पहुंच जाएंगे। तो फ्लक्स की बात और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर तक आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कराए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और करते रहेंगे, क्योंकि अब असली शुरुआत होने वाली है जहां से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं चैप्टर में। तो उसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मैं उम्मीड करूंगा। कुछ डेरिवेशंस आप खुद करेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं भाई हम, तभी हम थोड़ा तेजी से चल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट टाइम बात हुई कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है वहां रखे हुए एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स F बाई क्यू नॉट वाले फॉर्मूले से जान सकते हैं इस बात को। और पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे अगर सवाल पॉइंट चार्ज से रिलेटेड आता है। तो बात करते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो लेक्चर दिया था उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अगर आप, तो वहां पीडीएफ का लिंक डाल दिया है मैंने। जिन क्वेश्चंस को मैं यहां आपके सामने सॉल्व करा रहा हूं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक डाल दिया गया है जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लाइंस फोर्स की डायरेक्शन को शो करती हैं। किस पर लगने वाला फोर्स भाई? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मैं वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं जो कि हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर पेपर में कहे एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, तो ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इस तरफ अगर टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज भी तो कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो फिर इस तरह से आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होंगी? डायरेक्शन होंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिखाइए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कैसी होती है? आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। सिर्फ इतनी ही बात नहीं कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, मैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा हूं यहां पर। और वो क्या क्या है? मैंने कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कराई है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और नोट्स की भी मैं आज पीडीएफ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां देखेंगे स्पष्ट आपको प्रॉपर्टीज लिखी हुई मिलेगी नोट्स के अंदर। और उसमें आपको मिलेगा कि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगी और एक पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं होती हैं। रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करते हैं, इसीलिए कोई भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि वो सरफेस पर क्या दिखाई दे? परपेंडिकुलर। बिल्कुल ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को मैंने ये लाइंस इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है तो एक कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएंगी। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो ऐसे में क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर अगर नहीं होंगी तो ऐसे में क्या होने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट होगा जो चार्जेस को मोशन में ले आएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगा। जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्जेस किस पर हैं? रेस्ट पर। तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आप देख पाएंगे नोट्स के अंदर में। तो इस तरह से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। अगर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहे आपको, अब नेगेटिव चार्ज तो पास रखे हुए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव तो उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा।
तो ध्यान रहे भाई, टेस्ट चार्ज हमेशा ही कैसा होगा, पॉजिटिव। तो तभी तो डायरेक्शंस हम अच्छे से फिक्स कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो टेस्ट चार्ज हमेशा ही कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये सोर्स पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। तो अगर ये सोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव, तो लाइंस आउटवर्ड होंगी। अगर ये सोर्स चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, पाथ शो कर रही हैं। कि अगर एक टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया जाए तो इस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए, इफ इट इज फ्री टू डू सो। यहां टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस लाइन से दूर जाएगा, ऐसे दूर जाएगा, ऐसे दूर जाएगा। तो ये लाइंस क्या शो करती हैं, फोर्स की डायरेक्शन को शो करती हैं। इजी है भाई। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड बनेगी, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इनवर्ड बनने वाली है। और अगर एक डाइपोल हो तो डाइपोल में एक चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और डाइपोल में दूसरा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव है और डाइपोल में दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनने वाली हैं, अभी प्रॉपर्टी बन गई ना, लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर जाती हैं। कि बीच में एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ जाएगी, इस तरह से भी टेस्ट चार्ज इस तरफ जाएगा ऐसे। फिर यहां की बात करूं तो इस डायरेक्शन से जाएगा, इस तरह से ऐसा कर्व बन जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। और भाई यहां पर बात करें तो ऐसे चला जाएगा, इस तरह से। तो बिल्कुल इस तरह से लाइंस ड्रॉ करिए कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी ना करें, लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पर जाएं। लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में जाकर खत्म हो जाती हैं, नेगेटिव से कभी निकलती नहीं है और पॉजिटिव के कभी अंदर नहीं जाती हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं एंड दे टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। They never start from negative charge and they never enters in positive charge, so they never form a closed loop. ये closed loop की बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्थ से लाइन स्टार्ट होती हैं, साउथ में जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ से वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं, तो क्लोज लूप बना लेती हैं। तो इस तरह से लाइंस के वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, पॉजिटिव से निकलती हुई दिखाएं, नेगेटिव के अंदर जाती हुई दिखाएं, और भाई सरफेस के ऊपर लाइंस कैसी दिखें, परपेंडिकुलर दिखें। सरफेस के ऊपर लाइंस कैसी दिखें, परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए। तो इस तरह से सारी लाइंस ऐसे हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव के अंदर जा रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और चार्ज के सरफेस पर क्या दिखनी चाहिए, परपेंडिकुलर, कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर दिखे। तो यहां पर लाइंस का गैप कम है, यानी यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां थोड़ी वीक होगी, और भाई इस तरफ और ज्यादा वीक हो जाएगी। जहां एक और प्रॉपर्टी क्या है कि लाइंस जहां पर क्लोज होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ ये सारी बातें ध्यान रखें, तो इस तरह का बनेगा पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी डाइपोल अगर गिवन हो आपको तो डाइपोल से इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अगर दोनों ही सिमिलर चार्ज होते, यानी ये पहला भी पॉजिटिव होता और ये दूसरा भी पॉजिटिव होता, या फिर दोनों ही कैसे होते, नेगेटिव हो जाते, तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो, नेगेटिव, तो कैसी फील्ड लाइंस बनेगी सिमिलर चार्जेस के लिए। और उसमें भी मैं दो तरह के सवाल बना रहा हूं कि एक बार ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, और पहले वाला Q1 चार्ज मैग्नीट्यूड में Q2 के बराबर है, और दूसरी तरफ यहां पर ये फिर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ भी एक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसमें पहला चार्ज जो Q1 है वो मैग्नीट्यूड में Q2 से क्या है, बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड उसका थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो इस तरह से। ऐसा कुछ अगर आ जाए
तो पहली बात तो भाई इस पॉजिटिव से इधर रिपेल होता और इस पॉजिटिव से इधर रिपेल होता। इस लाइन को मिलाना मत ना भाई आपस में, ये लाइन नहीं मिलेगी। वो तो हम बस ये कह रहे हैं कि वो इधर से रिपेल करेगा, वो इधर से, बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो बिल्कुल बीचों बीच क्या आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब बिल्कुल इस लाइन के सॉरी बिल्कुल इस लाइन के यहां पर मिडल में, यहां पर क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। भाई जितना उधर से वो रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, उतना ये रिपेल कर देगा टेस्ट चार्ज को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। तो लाइंस ऐसे दूर भेजिए भाई, एक्सपेल्ड करिए इनको कि ये दूर भागेंगी, रिपेल हो रही है इस तरह से, तो ये रिपल्शन को शो करती है इस तरह से। तो ये रिपल्शन को शो किया जा रहा है इस तरह से, ऐसी लाइंस ड्रॉ कर कर हम रिपल्शन को शो कर रहे हैं कि इस तरह से ये चार्जेस जो थे दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो लाइंस इस तरह की बनाकर हम दिखा रहे हैं कि इन दो चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन है। तो दोनों पॉजिटिव अगर थे तो लाइंस इस तरह से दूर भागेंगी, जबकि डाइपोल में पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में चली गई थी, यहाँ इस तरह की बनेगी। और Q1 बराबर था Q2 के, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या था, सेम था। तो बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट कहां पर आया, बीच में आया भाई। जबकि यहां अगर आएंगे हम इस तरह से, तो इस बार एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से क्या है, ज्यादा। तो मान लो ये पहले वाला Q1 है और ये दूसरे वाला कौन है, Q2। तो फिर इस बार Q1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, Q2 से। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा तो जरूर होगा जिस पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन वो पॉइंट मिडल में नहीं होगा इस बार, वो पॉइंट थोड़ा सा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो बिल्कुल बीच में ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन इस बार बात करें तो ये मिडल से थोड़ा उधर होगा कि इस वाले से डिस्टेंस ये D1 है, तो उस वाले से डिस्टेंस ये D2 होगा। और क्योंकि Q1 बड़ा है Q2 से, तो D1 डिस्टेंस भी बड़ा है D2 से। कि भी जो मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो पाएगी, जीरो। और बाकी बनेगी तो बिल्कुल सेम भाई। तो इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाएं, फिर से वही बात भाई, एक्सपेल्ड हो जाएंगी ऐसे। तो यहाँ पर 1 2 3 बनाई, चौथी लाइन बनाई, पांचवी लाइन बनाई, छठी लाइन बनाई, सातवीं लाइन बनाई और ये आठवीं लाइन बनाई। वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा छोटा है, तो फिर 1 2 और ये 3 बनाई गई, 4 बनाई गई और ये 5 बनाई गई और ये 7 कर दी भाई मैंने इस तरह से, 3 4 5 6 हो गई, सॉरी, तो 6। मतलब कि इसमें थोड़ी लाइन ज्यादा दिखा रहा हूं, उसमें थोड़ी लाइन कम क्यों दिखा रहा हूं भाई, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो इससे लाइंस भी क्या दिखाएंगे, थोड़ी ज्यादा ही दिखाएंगे। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है अगर दोनों चार्जेस कैसे हों, सिमिलर। और इस सिमिलर में भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे जो मैंने इस तरह से आपको बनाकर दिखाए हुए। तो ध्यान से समझेंगे भाई, प्रॉपर्टीज हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही ड्रॉ हो रही हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर जाकर खत्म होती हैं। अगर आपने ड्रॉ ना किया हो अब तक तो वीडियो पॉज कर ड्रॉ कर लेना भाई, तो हमें थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझ में आ रहा है आपको, और इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपना रिस्पॉन्स दें कमेंट सेक्शन के अंदर भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के रिस्पॉन्स दें। किसी को कोई दिक्कत आती है समझने में, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है अपने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जो भी फीडबैक हो वो दीजिए आप, उस पर काम किया जाएगा। तो फिर बात कुछ इस तरह की थी, पॉजिटिव से लाइंस निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो पॉजिटिव से लाइंस ड्रॉ करी, नेगेटिव से भी लाइंस ड्रॉ कर दी हमने, डाइपोल से ड्रॉ करी, सिमिलर चार्जेस से भी ड्रॉ कर दी। अब अगर आ जाए किस बात के बारे में कि एक प्लेन शीट, प्लेन चार्ज का मतलब कि भाई इस तरह से क्या था कि एक शीट है, शीट का मतलब एक प्लेन पेपर मान लो आप, और उस प्लेन पेपर को चार्ज दे दिया जाए इस तरह से। तो जैसे ये एक प्लेन पेपर की तरह है मान लो, और किसी प्लेन पेपर को चार्ज दिया जाए, तो चार्ज कितने तरह का हो सकता था भाई, चार्ज कितने तरह का हो सकता था, चार्ज किसी लेंथ को दिया जा सकता है,
चार्ज पहले पॉइंट चार्ज हो सकता था, सबसे पहले क्या था, पॉइंट चार्ज, कोई लेंथ ब्रेथ एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं, बस एक पॉइंट चार्ज। उसी से डाइपोल के केस पढ़ते हैं, उसी से हमने KQ/R² फॉर्मूला लिखा है। इसके बाद एक वायर को चार्ज दिया जा सकता है, एक एरिया को चार्ज दिया जा सकता है कि एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए चार्ज का, और वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया है वो किसी लेंथ को दिया गया है, मतलब किसी वायर को दिया गया है, या किसी सरफेस एरिया को चार्ज दिया गया है, या किसी वॉल्यूम को चार्ज दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है भाई। ऐसे प्लेन चार्ज से क्या देखेंगे आप, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो इससे लाइंस कैसी बनने वाली हैं, पैरेलल लाइंस बनने वाली हैं। और भाई बच्चे समझेंगे, जहां पैरेलल लाइंस होती है ना, लाइंस के बीच में इक्वल गैप होता है। मैं कह रहा था ना कि जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर स्पेस कम होगा लाइंस के बीच में, जहां फील्ड वीक हो जाएगी वहां स्पेस ज्यादा हो जाएगा। तो जहां इक्वल स्पेस है, जहां पर इक्वल स्पेस देखा जा सकता है, उस इक्वल स्पेस वाली बात पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखिए, टेस्ट चार्ज को मैं यहां 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 कहीं भी रखूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, कि कहीं भी रखिए टेस्ट चार्ज को, हर जगह फोर्स क्या लगेगा, सेम। तो फिर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने कही थी, फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई चार्ज। तो जरूरी नहीं हर बार Q0 ही लिखा मिले भाई। प्रैक्टिकली जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो मैं वहां एक छोटा सा चार्ज रखता हूं जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। वैसे कोई भी चार्ज हो सकता था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी, यानी Q चार्ज हो सकता था। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो फिर फोर्स को भी ऐसे लिखा जा सकता है, चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। और आने वाले लेक्चर्स में एक डेरिवेशन जो आएगा गॉस थ्योरम पर बेस्ड, कि इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताइए आप, डेरिवेशन करके बताइए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब हम देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ 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 ये पैरेलल शीट है एक, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट है, सॉरी। तो प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए पेपर में आ सकती थी, इसीलिए मैंने अलग अलग तरह के चार्जेस से आपको ये लाइंस ड्रॉ कर कर दिखाई। लेकिन पेपर में अब बिल्कुल ये सीधा सीधा नहीं आया भाई। जब एग्जाम की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ में आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप उसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा ऐसे कहा गया कि अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। एक अनचार्ज्ड प्लेट है, विसिनिटी का मतलब होता है फ्री स्पेस में। तो ये इस तरह से क्या है, एक अनचार्ज्ड प्लेट। तो एक मेटल की प्लेट कंसीडर करी है, तो मैं उसका 2 डायमेंशन व्यू नहीं बना रहा, बस ऐसे मैंने एक सीधी लाइन से इसे डिनोट कर लिया कि ऐसे एक क्या रखी हुई होगी, शीट रखी हुई होगी, बिल्कुल ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से रखी हुई है ये। और इस अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, ये क्या थी आपके पास, कहा गया कि ये अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, ये अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है इस तरह से। तो ये अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है इस तरह की। और इस अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के सामने क्या रख दिया गया है, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है। तो इसके सामने एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए
ऐसा पेपर में सवाल आया है। ये सवाल आप देख पाएंगे 2019 में आया है दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में, और ये 2014 में आया था फॉरेन में, जो लिखा हुआ है इस तरह से 1 मार्क्स के अंदर। तो 2019 में भी इस तरह से आया हुआ है, और 2014 में ये फॉरेन एग्जाम में जो दिखाया हुआ है उसमें 1 नंबर में ये आया हुआ था इस तरह से। तो भाई हमें इतना पता है कि लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव में खत्म होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सरफेस पर परपेंडिकुलर भी दिखाई देनी चाहिए, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के ड्रॉ करते हैं। भाई ये पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव से स्टार्ट तो करते हैं, पर जाए कहां? खाली पॉजिटिव से बनानी होती। तो आज सबसे पहला मैंने जो पढ़ाया था, पॉजिटिव से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बना दीजिए। जैसे रेडियस ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे रेडियली आउटवर्ड बना दीजिए, बन जाता भी आपका सही से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से सामने जो प्लेट रखी हुई है उस पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उस पर एक चार्ज कैसे इंड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले लेक्चर में बात हुई थी इसकी, एक सवाल लिया था हमने XYZ वाला, इस पीडीएफ का पहला ही सवाल जो लिया था हमने, तो उस पर हमने समझा था कि ये पॉजिटिव नजदीक वाले एंड पर क्या इंड्यूस कर देगा? नेगेटिव। नजदीक वाले एंड पर क्या इंड्यूस कर देगा? नेगेटिव। और दूसरे एंड पर क्या इंड्यूस कर देगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। जितना इस तरफ नेगेटिव आएगा उतना ही दूसरी तरफ क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। इस तरह से उतना ही दूसरी तरफ पॉजिटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव से चार्ज, पॉजिटिव से लाइंस नेगेटिव की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल बन गई भी इस तरह से। लो, ये पॉजिटिव था और उस नेगेटिव को जोड़ दिया मैंने से, तो सही बात है। और लाइंस, इससे आगे की लाइंस जो बनाओगे, दिमाग तो उसी में लगना है भाई। लाइंस इस तरह से बननी चाहिए, इधर भी परपेंडिकुलर दिखा सकूं और इधर भी परपेंडिकुलर दिखा सकूं भाई। तो इधर भी परपेंडिकुलर दिखा सकूं और इधर भी परपेंडिकुलर दिखा सकूं, इस तरह के कर्व बनेंगे। तो इस तरह के बनेंगे जिसमें आप ये देख पा रहे हो कि दोनों तरफ लाइंस मैंने क्या दिखाई है? परपेंडिकुलर भी दिखाई है। तो इस तरह से दोनों तरफ लाइंस क्या दिखाई गई हैं? परपेंडिकुलर भी दिखाई गई हैं, और कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पर खत्म हो रही हैं। इस पॉजिटिव से और आगे के लिए बनाया जा सकता था, ऐसे शो कर सकते हैं कि इससे आगे की लाइंस जो होंगी वो इस तरह से पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ तो एक प्लेन चार्ज है, और प्लेन चार्ज से हमने ड्रॉ की थी, इस तरह की बनने वाली है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होने वाली है। इस तरह के चार्ज के सिस्टम से पेपर में ये पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा इसके अंदर भाई। तो कॉन्सेप्ट के साथ जाने भाई, सॉल्यूशन तो किसी भी बुक के आपको साथ ही मिलेंगे, लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है। और कॉन्सेप्ट पढ़कर जब आप ड्रॉ कर पाएंगे, हर चीज बनाएंगे भाई आप, सवाल और भी घुमा कर आ सकता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है आपने, तो फिर आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी रह पाओगे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, यूनिट पढ़ी, अलग अलग तरह के चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या किया हमने? ड्रॉ किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर ही क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। और देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहां के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे हम, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, सिर्फ डेफिनेशन पहले चला जाऊं तो बस इतनी सी बात है, कितनी लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, बस वो लाइंस गिननी है आपको। लेकिन कौन सी लाइंस गिननी है? सिर्फ वो लाइंस जो सरफेस पर क्या रही हो? परपेंडिकुलर। एक एरिया है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता था, कोई भी शेप हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन सरफेस है। तो एक इस तरह से सरफेस एरिया गिवन होगा और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
तो इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा थोड़ी है यार कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो कुछ एरो वेरो जा रहे होंगे, उड़ते हुए दिखाई देंगे, चलते हुए दिखाई देंगे, लेजर बीम की तरह दिखाई देगा कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही थी। फोर्स जहां पर लाइंस ज्यादा बना रहे हैं वहां फोर्स का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है। जहां कम लाइंस बना रहे हैं वहां फोर्स भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। बस कुछ इस तरह की बातें हैं। तो फिर फॉर्मूले पर चलते हैं, मतलब ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं फ्लक्स के अंदर। सिंपल बात ये थी, किसी एरिया को कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है नॉर्मली, उसे फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। किसी एरिया से नॉर्मली कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उन्हीं लाइंस को क्या कहेंगे, हम फ्लक्स कहेंगे। फिर हम गिनेंगे थोड़ी, हम तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कभी भी आपको कहा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, आपको डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन रही। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर तो कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई मान लीजिए कोई एरिया क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो कोई एरिया अगर क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, ये स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी इस तरह से दिया जाए, तो ये एक एरिया है और मैं इस एरिया को वेक्टर कैसे बनाऊं? तो कोई वेक्टर नहीं बना सकते भाई, एरिया थोड़ी ना वेक्टर होता है, एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है। बट फिर भी मान लो इसका एरिया 20 मीटर का स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया 20 मीटर का स्क्वायर गिवन है। तो फिर आप क्या करिए, इस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। उस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे एस वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये 20 मीटर का स्क्वायर क्या है, एरिया, ऐसे डिनोट कर सकता था कि इसका सरफेस एरिया कितना है, 20 मीटर का स्क्वायर। तो फिर मैं क्या करूं, इस एरिया के ऊपर क्या ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। इस एरिया के ऊपर ड्रॉ किए गए नॉर्मल वेक्टर को, परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एरिया वेक्टर का नाम देते हैं। एरिया वेक्टर कहिए या फिर इसे नॉर्मल वेक्टर भी कहेंगे भाई। फिर इसकी वैल्यू कैसे लिखे भाई? भाई मान लो 20 मीटर का स्क्वायर एरिया था, 20 मीटर स्क्वायर, लेकिन किस में है, 20 मीटर स्क्वायर मान लो किस में है, वाई जेड प्लेन में है। 20 मीटर स्क्वायर मान लो किस में है, वाई जेड प्लेन में। मतलब ये जो स्क्वायर है या जो ये रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड तो किस में है, वाई एक्सिस में है, और इसकी दूसरी साइड जो है, मतलब लेंथ अगर वाई में है तो ब्रेथ इसकी जेड में है। समझते हैं भाई, मैथ्स आपके पास हो ना हो, इतना बेसिक तो आपको आता ही है कि एक साइड मान लो एक्स एक्सिस में है और एक साइड किस में आ रही है, वाई में आ रही, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। एक वाई में आ रही है, एक जेड में आ रही, तो वाई जेड प्लेन हो गया। ऐसे इस तरह से क्या हो सकते हैं, प्लेन। तो फिर अगर ये एरिया वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, तो अब वाई जेड में अगर ये रखा हुआ है तो मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वाई जेड के अलावा कौन रह गया, एक्स। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर डला होगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर की क्या वैल्यू होगी भाई, इसका एरिया कितना था, 20, और ये वेक्टर की डायरेक्शन किधर किधर आई भाई, ये एरिया वाई जेड प्लेन में था ना, परपेंडिकुलर एक्स में आएगा। आई कैप लगा दीजिए भाई, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। कभी कोई एरिया आपको गिवन होगा, आप उस एरिया पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। उस नॉर्मल की डायरेक्शन देखिए क्या है, एक्स है तो आई कैप लगा दीजिए एरिया की वैल्यू के साथ, बस वो बन जाएगा। वाई में डला है वो परपेंडिकुलर, तो जे कैप लगा दीजिए, जेड में डला है तो के कैप। तो ये तो हो गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया वेक्टर की क्या वैल्यू है। जो एरिया गिवन है वही उसका मैग्नीट्यूड है, बस उस एरिया पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, वो परपेंडिकुलर जो डाला हमने उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। ये क्यों डाला, क्योंकि जब क्या फाइंड करने की बात आएगी, फ्लक्स, हम एक एरिया गिवन होगा, हम उस एरिया पर एक नॉर्मल डालेंगे, वो नॉर्मल किस डायरेक्शन में वो पता करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है।
हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, 0 डिग्री के एंगल बने इनके बीच में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी मान लो इस डायरेक्शन में थी, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मान लो। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी, बहुत सारी। पर वो लाइन देखनी ना हमें तो जो परपेंडिकुलर हो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप तो बस क्या करो, गिनना नहीं है। अब आपका काम फ्लक्स, फ्लक्स का सवाल आते हैं, अब आपका काम क्या है, बस इतना कि नंबर एक बात हम ये देखेंगे कि एक एरिया जो हमें गिवन था उस पर परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आया। नंबर दो बात हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। नंबर तीन बात हम देखेंगे उन दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना बन रहा है। और नंबर चार बात हम लगा देंगे फॉर्मूला भाई, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए भाई इनका। E इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और S आपको एरिया वेक्टर गिवन है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कैप को जे कैप से कर देते हैं, के कैप वाले को के कैप से, बस आसान होता है ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट। फिर भी ये वेक्टर ना गिवन हो तो E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, फिर ये तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है भाई, ये सबसे आसान फॉर्मूला है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे हम, S एरिया की वैल्यू रख देंगे हम, और थीटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल रख देंगे हम, और सोल्व कर कर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। और नंबर दो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम थी, एरिया मीटर का स्क्वायर और आ गया, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। तो न्यूटन पर कूलम मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई थी, मीटर स्क्वायर और लगा दिया भी मैंने इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये देख लेना है कि एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है क्या गिवन है क्वेश्चन में, उन दोनों के बीच का थीटा देखना है, और फ्लक्स का आंसर आएगा बहुत आसानी से। अभी निकालने जा रहा हूं भाई मैं, देखो एक सवाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बताने जा रहा हूं मैं आपको ये सवाल। और भाई कुछ करना है, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ कर डालना है, और कुछ कर डालना है, नंबर आ जाने चाहिए, नंबर आने से फेम मिलेगी, बाकी सब बकवास की बातें हैं। नंबर आने चाहिए, नंबर नहीं आ रहे तो कुछ भी फायदा नहीं, नंबर आने चाहिए, और नंबर आएंगे रिटन प्रैक्टिस मेरे कराए हुए सवालों की। वीडियो पॉज करें, सवाल को सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता है वीडियो को चलाकर समझें, तो वीडियो देखकर समझें सवाल को, और फिर जो पीडीएफ गिवन है आपको उसमें ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें सोल्व करें। मैं होमवर्क में बताता भी हूँ, फिलहाल मैं करा रहा हूँ, फिर होमवर्क में आपने कौन सा करना है मैं बताऊंगा भाई इस तरह से जो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं आप। क्या कहता है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कर दी डिफाइन हमने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली आर कॉल्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, इट्स एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट है। फिर पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी फ्लक्स होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम में आपको गिवन है। भाई इतनी बात देखते ही मैंने क्या पहचाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसके साथ आई कैप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है अगर मान लो, तो फिर फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर, फ्लक्स किससे फाइंड करनी है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। नॉर्मल टू ई का मतलब
इस तरह से रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल टू ई का मतलब ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। ऐसे भी कह सकता था स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन वाई जेड प्लेन, ऐसे भी दे सकता था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है, ये भी कह दिया गया। सब तरीके हैं भाई एग्जामिनर के पास सवाल के। तो फिर भाई हमें क्या फाइंड करनी है, फ्लक्स। हमें फ्लक्स फाइंड करनी है, माफ कीजिएगा सॉल्यूशन पर आए थे। तो हमें फ्लक्स फाइंड करनी है, और फ्लक्स फाइंड करने का हमारे पास तो सीधा सीधा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन उस फॉर्मूले में ई की वैल्यू चाहिए 3 इंटू 10⁻3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। उसमें एरिया की वैल्यू चाहिएगी हमें, स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड गिवन है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दीजिए। साइड तो इसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। 10 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। इस तरह से इतना एरिया है स्क्वायर का। और ये स्क्वायर किस में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में। तो फिर वाई जेड प्लेन में जो एरिया हो, अब उस पर मैं परपेंडिकुलर डालने जा रहा हूं, वाई जेड में रखा हुआ है, तो उस पर परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर। और भाई ये लाइव क्लास होती ना, तो अब तक आप बिल्कुल कमेंट कर देते कि सर वाई जेड प्लेन में एरिया है, तो परपेंडिकुलर इसका एक्स एक्सिस में डलने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में आई कैप लगा हुआ था वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और जो एरिया वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर डालते हैं हम, वो भी एक्स में है। तो इनके बीच में तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। इनके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री बना है, तो फाई फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ है, और एरिया की वैल्यू 10⁻⁻² है, और cos 0 डिग्री पर 1 हो जाता है। तो 3 इंटू 10 की पावर 3 और माइनस की 2, 10 रह जाएगा, और 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई है, जो इस स्क्वायर से पास हो रही है, जब ये स्क्वायर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा गया। भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 22 करना, क्वेश्चन नंबर 21 करना, क्वेश्चन नंबर 19 करना। किसी में भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, अगर डाउट आता है कि इनमें से कोई कराइए, तो मैं आपको ये सवाल जरूर सोल्व कराऊंगा। और एक दो तो खैर मैं वैसे भी कराऊंगा, लेकिन आज की क्लास 40 मिनट से ज़्यादा होने लगी है, हम इतनी पे ही रखेंगे, इसे समाप्त करेंगे यहाँ पर। अगली बार मैं क्लोज सरफेस के क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। फ्लक्स का टॉपिक अगली बार खत्म कर कर गॉस थ्योरम की बात करेंगे। अगली क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, और बस करेंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल है, बच्चों को ज़्यादातर आता है। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि सर वो डेरिवेशन करा दीजिए, मुझसे हुआ नहीं। जो आप कहेंगे वो जरूर कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। ज़रूरत आपकी है, तो जो आपको ज़रूरत है वही कराया जाए, ये सबसे बेहतरीन है। गुड बाय, तब तक मेहनत करते रहिए, और भाई प्रैक्टिस जरूर करिए। गुड बाय।